हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर के अंदर हमने आहार नाल भी पढ़ लिया और हमने पाचक ग्रंथियां भी कंप्लीट कर लिया। देखना, आहार नाल में हमने मुख से लेकर के गुदा तक डिटेल से पढ़ा। इसके बाद हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड सारी डिटेल से पढ़ ली और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अब हमको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन यानी कि पाचन की क्रियाविधि। देखना दोस्तों, अब तक जो आप सारा पढ़ रहे थे ना, ये सारा इंफॉर्मेटिव था। इंफॉर्मेटिव का मतलब यहाँ पर आपने एक बार पढ़ा, चलो दिमाग में सेट हो गया, याद हो गया, अच्छी बात है। अब जो आप पढ़ रहे हो ना, ये इस चैप्टर का सबसे कठिन हिस्सा माना जाता है। कठिन हिस्सा क्यों? क्योंकि इसमें डाइजेशन की मैकेनिज्म है, पाचन की क्रियाविधि है, भोजन के किस अंश को कौन सा एंजाइम पचा रहा है और क्या बन रहा है, ये हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जोर आएगा, थोड़ा सा दिमाग पर आपको प्रेशर डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया और याद कर लिया तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। जहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं ना डाइजेस्टिव से, अगर इस हिस्से से क्वेश्चन आते हैं तो जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं ना, उनके भी अधिकतर गलत देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारी मैकेनिज्म होती है, रिएक्शन मतलब किस तरह से और क्रियाविधि होती है पाचन की, है ना। तो समझते हैं, चलो आसानी से सरल शब्दों में समझते हैं। हम भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं तो पचाते हैं उसको, यानी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, अविसरणीय पदार्थों को विसरणीय पदार्थों में तोड़ते हैं। अब हम जब भोजन कर रहे हैं तो इस भोजन में अपन ले क्या रहे हैं, क्या खा रहे हैं अपन? तो भोजन में अपन मेनली क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसके अलावा आप जल लेते हो, विटामिन लेते हो, खनिज लवण लेते हो, ये अलग चीज़ है। लेकिन मेनली किसका डाइजेशन पढ़ रहे हैं अपन? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इसको आप कैसे पचाते हो? तो समझना, जैसे छोटी छोटी ईंटें होती है, उन ईंटों को जोड़ा जाए और उनको जोड़ करके इमारत बनाई जाए, घर बनाई जाए, तो ये घर जो होगा ना, इसकी इकाई क्या होगी? छोटी छोटी ईंटें। इसी तरह से हमारे शरीर में ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये बहुलक है, ये मैक्रोमोलिक्यूल है, बहुलक है। और ये किससे बने हैं? छोटे 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 एकलक इकाइयों से या मोनोमर से बने हैं। बहुलक या फिर पॉलीमर, एकलक यानी कि मोनोमर से बने होते हैं। तो अपन जो खा रहे हैं ये पॉलीमर है, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये बहुलक है। इसको पचा करके एकलक बनाना है, सरल पदार्थों में तोड़ना है, और यही क्रिया क्या है? पाचन है। तो हमको कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ना है सरल पदार्थों में, प्रोटीन को भी तोड़ना है और फैट को भी तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, इसका पहले रास्ता समझ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड यानी कि बहुलक। ये पॉलीसेकेराइड टूटता है डाइसेकेराइड में, और डाइसेकेराइड टूटता है मोनोसेकेराइड में। जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे फ्रक्टोज हो गया, तो ये मोनोसेकेराइड है। और स्टार्च की बात करें तो यहाँ पे पॉलीसेकेराइड हो गया, है ना। सेल्यूलोज हो गया, ये पॉलीसेकेराइड हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं पॉलीसेकेराइड होते हैं, इनको तोड़ तोड़ के अपन क्या करेंगे? मोनोसेकेराइड बनेंगे। अच्छा, मैंने सेल्यूलोज का नाम ले लिया, लेकिन ध्यान रखना हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। ओके, हाँ। अब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके आप सरल पदार्थ बनाओगे, ग्लूकोज बना दोगे, मोनोसेकेराइड बना दोगे। इसी तरह से प्रोटीन जो होती है ये पॉलीपेप्टाइड होती है। इस पॉलीपेप्टाइड को तोड़ करके आप डाइपेप्टाइड बनाते हो, और डाइपेप्टाइड को तोड़ करके एमिनो एसिड बना जाता है। मोनोपेप्टाइड नाम की चीज नहीं होती, एमिनो एसिड। क्या बनाते हैं? एमिनो एसिड। तो प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से बना होता है। बहुत सारे एमिनो एसिड रिपीट होकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस तरह से फैट जो होता है, इस फैट को आप कैसे पचाते हो? इस फैट में आप जो है डाइग्लिसराइड में तोड़ते हो, और फिर ग्लिसराइड और फैटी एसिड यानी वसी अम्ल, इनमें इनको तोड़ते हो, और इस तरह से फैट का पाचन होता है। तो आपको समझ में आ रहा है रास्ता क्या है? जो अपन पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे, इसमें अपन किस रास्ते से चलेंगे? कार्बोहाइड्रेट को जब भी पचाना होगा तो पहले डाइसेकेराइड बनेंगे और फिर मोनोसेकेराइड बनेंगे। जब भी प्रोटीन को पचाना होगा तो डाइपेप्टाइड बनाएंगे, फिर एमिनो एसिड बनाएंगे। और जब भी फैट को पचाना होगा तो अपन डाइग्लिसराइड बनाएंगे, फिर मोनोग्लिसराइड, और इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देंगे। ओके, तो ये सारा रास्ता है, आप देख सकते हो इस डायग्राम में। सारा का सारा पाचन का रास्ता समझ लिए, रास्ता समझ लिए। अब क्या करना है अपने को? अब भोजन की पाचन स्टार्ट करना है। तो भोजन सबसे पहले आप कहाँ पर रखते हैं? मुख में। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं कि मुख गुहा में कहाँ से पाचन होता है, कैसे पाचन होता है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर मुख गुहा में पाचन। ओके, मुख गुहा में पाचन कैसे होता है? मुख गुहा के अंदर आपने भोजन लिया, यानी कि फूड। क्या लिया? फूड। तो जैसे ही भोजन लिया आप इसको चबाते हो। भोजन को चबाना यांत्रिक पाचन है, जो होता है ना, मैकेनिकल डाइजेशन है ना, इट्स नॉट केमिकल डाइजेशन। ये यांत्रिक पाचन है भोजन को चबाना। तो भोजन को बड़े टुकड़ों को आप किसमें तोड़ दोगे? छोटे टुकड़ों में। अब भोजन के बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में टूट गए, इसमें आप क्या मिक्स करते हो? मुख के अंदर लार मिक्स करते हो। भैया जी, क्या मिक्स करते हो? लार, यानी कि सलाइवा। सलाइवा या लार इस भोजन के अंदर मिक्स करते हो। तो फूड है, इसमें क्या मिक्स हो गया? सलाइवा। फूड में जब सलाइवा मिक्स हो जाता है तो इस क्रिया जो बनता है ना भोजन को चबाने के बाद, इसको बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलस। ओके,
तो किसका निर्माण हो गया? बोलस का। चलो हिंदी भी लिख देता हूँ, इसको हिंदी में बोलस कहते हैं। तो बोलस का निर्माण हो गया। अब सवाल आता है बोलस का निर्माण कहाँ होता है? तो बोलस का निर्माण कहाँ होता है? मुख के अंदर। अब क्या होता है ये बोलस? भोजन को चबाकर इसमें लार मिक्स कर दी, इसी चीज़ को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका बोलस। बोलस का निर्माण मुख गुहा के अंदर। आगे बढ़ते हैं। आपने भोजन लिया, तो इस भोजन में आपने क्या मिक्स किया? तो भोजन के अंदर आपने लार मिला दी। क्या मिला दी? लार। और लार के अंदर क्या होता है? तो आपको कल भी बताया था, लार के अंदर एंजाइम होता है। कौन सा? लारीय एमाइलेज। तो लार के अंदर जैसे भोजन लिया, तो आप भोजन में तो क्या ले रहे थे? स्टार्च। मान लो आपने स्टार्च लिया भोजन में, जैसे उबले हुए आलू हो गए, चावल हो गए, तो आपने खाया, तो ये चीज़ क्या है? स्टार्च। इस स्टार्च के ऊपर ये लारीय एमाइलेज काम करता है। कौन सा? लारीय एमाइलेज। एंजाइम का नाम है लारीय एमाइलेज। ये लारीय एमाइलेज स्टार्च के ऊपर काम करता है और इसको तोड़ करके क्या बना देता है? माल्टोज। क्या बनाता है? माल्टोज। तो पहली बार पाचन मुख गुहा में होता है। किसका पाचन हुआ मुख गुहा में? स्टार्च का। और इससे क्या बन गया? माल्टोज बन गया। यहाँ पर देखना लारीय एमाइलेज ने काम किया। ओके, आपको पता है लार की पीएच कितनी होती है? जो लार की पीएच होगी वही इस एंजाइम की पीएच होगी। तो ये 6.8 होती है। कैसी होती है? 6.8 लार की पीएच। तो स्टार्च कितनी पीएच पर बचा? 6.8 पीएच पर। ओके, अम्लीय पीएच पर, हल्की अम्लीय। अब इंपॉर्टेंट बात, सारे का सारा जो आप स्टार्च ले रहे हो ना, सबका पाचन मुख गुहा में नहीं होता। उसमें से केवल 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में होता है। कितने परसेंट? 30%। एनसीईआरटी की लाइन है भैया, 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा के अंदर होता है। तो 30% जो आप स्टार्च ले रहे हो उसका पाचन मुख गुहा में, बचाओ जो 70% है वो जाके आंतों में बचेगा। ओके, तो आपने पहली बार किसका पाचन किया? स्टार्च का। और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गई मुख गुहा में। क्या मुख गुहा में प्रोटीन का पाचन होता है? ना। क्या मुख गुहा में फैट का पाचन होता है? ना। क्या मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है? हाँ। कौन से कार्बोहाइड्रेट का? स्टार्च का। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए इस तरह का कुछ क्वेश्चन, देखना जैसे निम्न क्वेश्चन में, या क्वेश्चन बताइए निम्न में से भोजन का कौन सा ऐसा अवयव है जिसका पाचन ग्रसिका में होता है? कहाँ पर? ग्रसिका में। अब देखना, मैं आपको एक और बात बता दूं, ग्रसिका जो ये है ना, ये ईसोफेगस, इसमें कोई भी ग्रंथि नहीं होती है। इसमें ग्रंथि नहीं होती, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है, ऐसा मैंने पहले बताया था। अब मैं बोल रहा हूँ कि किसका पाचन ग्रसिका में होता है, तो क्या मैंने पहले गलत बताया था? नहीं। तो क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं। तो कैसे क्या हो रहा है समझना, ग्रसिका में इसकी कोई ग्रंथि नहीं होती, तो इसकी वजह से कोई पाचन नहीं होता। लेकिन जो आपने भोजन मुख में रखा, उसके अंदर लार मिक्स हो गई, उस लार में लारी एमाइलेज था ना, वो इस चलते रास्ते में पाचन करेगा। तो चलते रास्ते में ग्रसिका में पाचन होता है, किसकी वजह से? लारी एमाइलेज की वजह से। और किसका पाचन होता है? स्टार्च का। ओके, चलो इसके देखते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन मिले, इधर वाले ऑप्शन, कि निम्न में से किसका पाचन ग्रसिका में होता है, देखना वसा का। क्या मैंने आपको अभी पढ़ाया वसा का पाचन? नहीं। तो मुख गुहा में वसा का पाचन होता है क्या? नहीं। ये तो गलत हो गया। क्या प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में हो रहा है? ना, प्रोटीन का पाचन नहीं हो। क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में हो रहा है? हाँ, अभी तो बताया स्टार्च का पाचन होता है। कितने परसेंट? 30%। तो एक कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जो पाचन है इस कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है। तो क्या मैं उपरोक्त से भी टिक कर सकता हूँ? ना, क्योंकि दो ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए। तो इसका मतलब इसमें आंसर कौन सा देता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रसिका में होता है, अगर आपको इस तरह से ऑप्शन मिले तो। अगर सेम क्वेश्चन हो और ऑप्शन आपको ये ना मिल करके ये मिलते कि निम्न में से किसका पाचन जो है ग्रसिका में होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो अब क्या करेंगे अपन? तो यहाँ पर क्या टिक करेंगे? तो देखो, क्या प्रोटीन का पाचन हो रहा है? ना। क्या वसा का पाचन हो रहा है? ना। क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है? हाँ। तो क्या दुनिया भर के सारे ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है क्या? क्या स्टार्च के अलावा आप दूसरा कोई भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो वो भी पच रहा है क्या? नहीं, मैंने केवल स्टार्च बताया, इसका मतलब स्टार्च ही पच रहा है, दूसरे कार्बोहाइड्रेट नहीं पच रहे। तो मतलब सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट पर ये बात लागू नहीं होती। हमने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को भी गलत मान लिया। क्यों? क्योंकि अपने को एक और ऑप्शन दिख रहा था, क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस कंडीशन में क्या टिक किया जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के सारे कार्बोहाइड्रेट नहीं पच रहे थे, केवल और केवल एक कार्बोहाइड्रेट पच रहा था, स्टार्च। तो क्या एक के लिए सबको बदनाम कर दिए क्या? ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है सारे नहीं पच रहे, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर दिया जाएगा। तो देखना, समझना, आपके समझने के लिए है ये क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन के साथ कैसे निपटना है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप निपट लेंगे क्वेश्चन से। एक और बात बता दूँ आपको, ये जो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, इस कार्बोहाइड्रेट को ले रहे हो, इसका पाचन ग्रसिका में हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना ग्रसिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई ग्रंथि नहीं होती। तो ग्रसिका का एंजाइम नहीं है जिसकी वजह से पाचन हो रहा है, ये लार का एंजाइम है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। मुख गुहा में पाचन हो गया। क्या किया आपने? फूड लिया, फूड में सलाइवा मिला दी और आपने बोलस का निर्माण किया। आगे भोजन ग्रसिका में गया, ग्रसिका से कहाँ जाएगा? आमाशय में, स्टमक में। तो आमाशय में क्या गया? बोलस, क्योंकि मुख गुहा में तो बोलस का निर्माण होता है, ये बोलस कहाँ पर चला गया? आमाशय में। तो नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे? आमाशय में पाचन। स्टार्ट करते हैं आमाशय में पाचन। कैसे होता है आमाशय में पाचन? आमाशय में आपने क्या खाया? आपके आमाशय में क्या आया? बोलस।
जो बोलस खाया बना था वही तो आएगा आमाशय में, ये बोलस। इस बोलस के अंदर क्या मिक्स हो जाएगा, आपको क्या लगता है आमाशय में क्या होना चाहिए? तो एक जठर ग्रंथियां पढ़ाई थी ना, वो कहाँ थी? आमाशय में क्या बनाती है? जठर रस। तो आमाशय में क्या होगा? जठर रस। तो यहाँ पर क्या मिक्स हो जाएगा? जठर रस मिक्स हो जाएगा बोलस के अंदर। जब इस बोलस के अंदर जठर रस मिक्स हो जाता है, इस समय आमाशय में मंथनी गति होती है, इन सबको मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर आमाशय में कौन सी गति होती है? मंथनी गति, मंथनी गति, और इस सारे को मिक्स कर दिया जाता है। ओके, अब आप एक बात देखना, ये जठर रस, जठर रस कैसा होता है? अम्लीय। वाई? HCl के कारण। आपको पता है आमाशय में HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसके मतलब ये अम्लीय है। तो इसका बोलस के अंदर जठर रस मिक्स हो रहा है तो अम्लीय पदार्थ मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर pH कितनी होगी? तो ये जो pH होती है आमाशय की, ये 1.8 से लेकर के 2 तक, ये इसकी pH होती है। आपको ध्यान रखना, मुग्गा में pH कितनी थी? 6.8, और अब आमाशय में भोजन पहुंच गया, अब कितनी pH है? 1.28 से लेकर के 2 तक है ना। तो अब देखना, अब जो बनेगा इसको काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम। तो पहले तो पहुंचा बोलस, मुग्गा में बोलस बना, बोलस का निर्माण मुग्गा में हुआ, या आमाशय में पहुंचा। आमाशय में जब बोलस आया तो इस बोलस में जठर रस मिक्स हो गया और ये अम्लीय हो गया, तो ये क्या बन गया? काइम। तो काइम कैसा पदार्थ होता है? अम्लीय पदार्थ होता है। कैसा होता है? ये अम्लीय। क्यों? क्योंकि इसकी pH इतनी है। क्यों? क्योंकि जठर रस के कारण अम्लीय हुआ। जठर रस अम्लीय क्यों है? क्योंकि इसके अंदर HCl मौजूद है। ओके, तो यहाँ पर आपका अम्लीय pH हो गया। एक और चीज समझना, ये pH तो अम्लीय हो गया, काइम का निर्माण हो गया। अब अपन तो समझ रहे पाचन, पाचन कहाँ हो रहा है यहाँ पे? पाचन कैसे हो रहा है? तो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, उसमें तो स्टार्च का पाचन तो मुख में पढ़ लिया था। अब जो प्रोटीन है वो आमाशय में पहुंच रही है, तो प्रोटीन किसका पाचन होगा आमाशय में? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन के ऊपर एंजाइम काम करता है, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। और इससे क्या बन जाता है? प्रोटियोज, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन, ये बन जाता है प्रोटीन के पाचन से। समझना दोस्तों, पेप्सिन, ये पेप्सिन कहाँ से आया? तो जिस दिन मैंने आपको जठर ग्रंथि पढ़ाई थी उसमें समझाया था, पेप्सिनोजन, इसको HCl सक्रिय करके क्या बनाता है? पेप्सिन, सक्रिय एंजाइम है ना, तो वो वाला ही है। तो आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? पेप्सिन एंजाइम आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, और क्या बनाता है? प्रोटियोज और पेप्टोन। जो बच्चे होते हैं वो दूध का सेवन करते हैं, तो दूध में भी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? केसीन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है? केसीन। तो नाम भी लिख देता हूँ केसीन। ओके, मिल्क प्रोटीन है केसीन। इसके ऊपर एंजाइम काम करता है रेनिन। कौन सा? रेनिन एंजाइम काम करता है। प्लस यहाँ पर कैल्शियम आयन की उपस्थिति चाहिए। ओके, तो रेनिन और कैल्शियम ये इस दूध की प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं, और क्या बनता है? कैल्शियम पेराकेसिनेट। क्या बन जाता है? कैल्शियम पेराकेसिनेट, कैल्शियम पेराकेसिनेट। समझना, जो दूध का सेवन करते हैं उस दूध को कौन पचाता है? दूध की प्रोटीन को कौन पचाता है? तो रेनिन जो एंजाइम है ये दूध की प्रोटीन को पचाता है, और क्या बनाता है? कैल्शियम पेराकेसिनेट। दूध तो आप सबने देख रखा है, तरल पदार्थ होता है। तो आपको पता है आमाशय में भोजन का पाचन अच्छे से करना है तो आपको 4 से 5 घंटे इसमें स्टोर करना होगा। अब दूध आमाशय में आ गया तो अगर नीचे का जठर निर्गम का पार्ट बंद भी हो गया तो दूध तो टिप टिप ऐसे गिरता रहेगा नीचे, आगे ग्रहणी में जाता रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या किया जाता है? रेनिन जो होता है ये रेनिन कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम पेराकेसिनेट बना देता है, और ये जो पदार्थ होता है ये दही जैसा होता है। किसके जैसा? दही जैसा। समझने के लिए बता रहा हूँ, ये कैसा होता है? दही जैसा। तो इसको आप आमाशय में स्टोर कर सकते हो आसानी से, तो इस वजह से इसका पाचन होता है। ये रेनिन किस में स्रावित होता है? बच्चों के अंदर, है ना। दूध तो ज़्यादा सेवन बच्चे ही करते हैं, छोटे बच्चे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इस रेनिन का श्रावण भी कम होता जाता है। तो जो लोग बड़े होते हैं उनमें फिर कौन पाचन करता है दूध का? जैसे वयस्क होते हैं उनमें, तो उनमें HCl पाचन करता है ना, वो HCl ही इसको बदल देता है। अब समझना, ये रेनिन का तो सिक्रेशन कम हो गया, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको दूध हजम नहीं होता, दूध पिला दो तो उनको वोमिटिंग हो जाती है या लूज मोशन हो जाता है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि रेनिन उनके अंदर कम होता है, इस वजह से इसका ये नहीं हो रहा है ना। तो अब आपको याद रखना है, स्टार्च का पाचन का मुख गुहा के अंदर किसने किया? लारी एमाइलेज ने। प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? पहली बार प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? कहाँ से स्टार्ट हो रही बात? आमाशय से। कौन करता है? पेप्सिन। क्या बनाता है? प्रोटियोज और पेप्टोन। दूध जो प्रोटीन होती है, दूध के अंदर प्रोटीन कौन सी? केसीन प्रोटीन। इसका पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। रेनिन नाम का एंजाइम इसका पाचन करता है। अच्छा, आपको पता है आप जो टेबलेट लेते हो रेंटेक है ना, समझ रहे हो ना, तो इसी के लिए है ना। हाँ, यहाँ से क्या बनता है? कैल्शियम पेराकेसिनेट। ओके, इतनी बात समझने के बाद अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा क्या हो गया यहाँ पर? हमारा पाचन हो गया आमाशय के अंदर। आमाशय में पाचन होने के बाद अब आगे समझें, अब कहाँ पर पाचन होगा? ग्रहणी में पाचन। आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा? ग्रहणी में। अच्छा चलो, आपको एक और बात बता दूँ, अच्छी बात। आपने भोजन जो लिया था ना मुख के अंदर, मुख के अंदर किसका पाचन होता है? स्टार्च का। तो स्टार्च का जो पाचन होता है लारी एमाइलेज करता है। ये केवल पके हुए स्टार्च पर अच्छे से काम करता है। कच्चे स्टार्च पर काम तो करता है लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करता। पके हुए स्टार्च पर अच्छे से काम करता है। माने एक कच्चा आलू आप खा लो,
और एक आप उबला हुआ आलू खाओ, तो उबले हुए आलू का स्टार्च का पाचन अच्छे से होगा, है ना, ध्यान रखना। दूसरी बात, स्टार्च का जो टेस्ट होता है ये आयोडीन टेस्ट किया जाता है, लेब में करते हैं ना स्टार्च के ऊपर टेस्ट, तो लेब में स्टार्च के ऊपर आयोडीन परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण? आयोडीन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आयोडीन परीक्षण, स्टार्च का परीक्षण कौन सा होता है, तो आयोडीन परीक्षण, या पूछ लिया आयोडीन परीक्षण किस पर होता है, तो स्टार्च पर। किस रंग का होता है ये टेस्ट, तो ये नीले रंग का होता है। किस रंग का? नीले रंग का। आमाशय के बाद भोजन कहाँ पर पहुंच जाएगा? मुख गुहा के अंदर। तो अब हमको क्या पढ़ना होगा? मुख गुहा में। आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा? ग्रहणी में। तो हमको क्या पढ़ना होगा? अब ग्रहणी के अंदर पाचन। तो चलो स्टार्ट करते हैं ग्रहणी में पाचन। सुनना दोस्तों, ग्रहणी, जब भोजन ग्रहणी में पहुंचेगा तब क्या होगा? ग्रहणी के अंदर कौन पहुंचेगा? काइम, क्योंकि आमाशय में क्या बना था? काइम। और ये काइम कैसा था? अम्लीय। कैसा था ये? अम्लीय था। ओके, अब जब ये ग्रहणी में पहुंचेगा तो इसके अंदर क्या मिल जाएगा? तो इसके अंदर आपको पता है आपका पित्तरस जो निकल रहा है वो पित्तरस इसमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पित्तरस। दूसरा देखना और कौन सा रस मिल जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर अग्न्याशयी रस मिल जाएगा। कौन सा? अग्न्याशयी रस। ओके, अग्न्याशयी रस। और क्या मिल जाएगा इसके अंदर? आंतों के, फिर आगे आंतों में जाता जाएगा ना, तो आंतरीय रस, आंतों में से जो एंजाइम्स वगैरह निकलेंगे उसको आंतरीय रस बोल देंगे। तो और क्या मिल जाएगा? आंतरीय रस। तो इसके अंदर क्या क्या मिल गया? पित्त रस, अग्न्याशयी रस और आंतरीय रस, और ये सारे के सारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इस वजह से ये कायम जो होगा ये कैसा हो जाएगा? क्षारीय। क्षारीय जो कायम होता है इसको काइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइल है, ध्यान रखना। पहले क्या बना? कायम। और ये कैसा है? अम्लीय। कहाँ पर बना? आमाशय में। किसकी वजह से अम्लीय था? HCl की वजह से। जब ये आंतों में पहुंच गया तो आंतों में पित्तरस वगैरह ये सारे मिल जाते हैं, तो ये कैसा हो जाता है? क्षारीय। और अब इसको क्या कहते हैं? काइल। तो काइल कहाँ पर बन रहा है? आंत में या ग्रहणी में। और कायम कहाँ पर बन रहा है? ये आपका आमाशय के अंदर बन रहा है। ओके, और कायम आमाशय के अंदर बन रहा है। आपके आंत में या ग्रहणी में कौन कौन मिक्स हो रहा है? पित्तरस, अग्न्याशयी रस और आंतरिक रस, 3 तरह के रस मिक्स हो रहे हैं। तो अब देखना यह है कि पित्त रस क्या पाचन कर रहा है, अग्न्याशयी रस क्या पाचन कर रहा है और आंतरिक रस क्या पाचन कर रहा है, ये तीनों अपन को समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे पित्त रस द्वारा पाचन। पित्त रस कैसे पाचन कर रहा है? तो जिस दिन मैंने आपको पित्त रस पढ़ाया था उस दिन बताया था मेरे भाई पित्त रस पाचन नहीं करता है, ये मिथ्या पाचक रस है। कैसा है? मिथ्या पाचक रस, यानी सही से पाचन नहीं करता है। तो फिर ये क्या करेगा? तो उस दिन भी समझाया था, वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? वसा का पायसीकरण। तो ये तो केवल वसा का पायसीकरण करेगा, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब वसा का पायसीकरण क्या होता है? उस दिन चित्र बना के समझाया था, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को वसा की छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना, ये क्या कहलाता है? वसा का पायसीकरण। तो बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देगा। और कौन कर रहा था? सोडियम टोरोकोलेट, नाम भी बता दिया था, सोडियम टोरोकोलेट। ओके, तो पित्त रस द्वारा पाचन बस इतना ही है, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? अग्न्याशयी रस भी मिल रहा है, तो अग्न्याशयी रस के द्वारा पाचन। तो ये अग्न्याशयी रस कैसे पाचन करता है समझना। अब आपका भोजन जो आया, इस भोजन को आगे पचाया जाएगा, इसकी प्रोटीन को पचाया जाएगा। तो आपका जो अग्न्याशयी रस है, इस रस में क्या मौजूद है? अग्न्याशयी रस में होता है कौन कौन सा एंजाइम है? तो सुनना, इसके अंदर आपकी 3 एंजाइम है। कौन सा? सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन आता है। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिनोजन। ये ट्रिप्सिनोजन के ऊपर एक एंजाइम काम करता है, एंटेरोकाइनेज। कौन सा है? एंटेरोकाइनेज। और ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। किसमें? ट्रिप्सिन में। अब मैं आपको एक और बात बता दूं भाइयों, सुनना, ये जो एंजाइम मैं बता रहा हूँ, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, एंजाइम जो होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होते हैं, यानी सीक्रेट जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिव होंगे तो ये आपकी आंतों को ही पचा लेंगे ना, क्योंकि वो भी तो प्रोटीन ही है। तो ये जो एंजाइम है निष्क्रिय अवस्था में, इनको सक्रिय करना जरूरी है। तो इधर जो मैं तीनों बताया ना, एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये सारे निष्क्रिय है, इनको सक्रिय किया जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ट्रिप्सिनोजन की बात करें तो ट्रिप्सिनोजन के ऊपर एंटेरोकाइनेज काम करता है और ट्रिप्सिन बना देता है। तो ये ट्रिप्सिन कैसा है? सक्रिय। और ये ट्रिप्सिनोजन कैसा? निष्क्रिय। तो इधर वाले तो तीनों है ना, ये निष्क्रिय। कैसे है? ये निष्क्रिय। निष्क्रिय। ओके, अब इधर जो बनेंगे ये सक्रिय। तो क्या बन गया? सबसे पहले ट्रिप्सिन। अब सवाल ये था एंटेरोकाइनेज कहाँ से आया? तो जो ग्रहणी है, इस ग्रहणी के 4 स्तर बताए थे आपको, आंतों के 4 स्तर बताए थे। सबसे बाहर सीरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा से आंत के 4 स्तर पढ़ाए थे ना। तो उस आंत का जो म्यूकोसा स्तर होता है, सबसे अंदर का स्तर, उस अंदर के स्तर की कोशिकाएं इस एंटेरोकाइनेज को स्रावित करते हैं। तो ये कहाँ से आया एंटेरोकाइनेज? ये एंटेरोकाइनेज जो आया ये ग्रहणी की म्यूकोसा से आया। कहाँ से? ग्रहणी की म्यूकोसा, या फिर जिसको क्या कह सकते हैं अपन, ग्रहणी की म्यूकोसा से आया है ना, जिसको हिंदी में श्लेष्मिका कहते हैं ना, श्लेष्मा। ग्रहणी की म्यूकोसा से स्रावित होता है ये एंटेरोकाइनेज, ग्रहणी की म्यूकोसा से स्रावित। ओके, अब देखना एंटेरोकाइनेज ने क्या काम किया। निष्क्रिय जो ट्रिप्सिनोजन था इसको किसमें बदल दिया? सक्रिय ट्रिप्सिन में। अब सारी कलाकारी ट्रिप्सिन करेगा। क्या करेगा? एक और एंजाइम आता है काइमोट्रिप्सिन, सॉरी काइमोट्रिप्सिनोजन आता है। कौन सा आता है? काइमोट्रिप्सिनोजन। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है कंप्यूटर महोदय, यहाँ पर काइमोट्रिप्सिनोजन आता है। कौन सा एंजाइम? काइमोट्रिप्सिनोजन। इस काइमोट्रिप्सिनोजन को
ये ट्रिप्सिन सक्रिय करता है। क्या कौन सक्रिय करता है? ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन इसको सक्रिय करके काइमोट्रिप्सिन बना देगा। क्या बना देगा? काइमोट्रिप्सिन। डरना मत नाम से, बस ये डराने के लिए कि नाम कुछ भी भारी नहीं है, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा समझ में आ जाएगा। काइमोट्रिप्सिन। ओके, अब ये ट्रिप्सिन एक और काम करता है, जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है इस पर भी ये ट्रिप्सिन काम करता है। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है? इसको सक्रिय करके कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बना देता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से क्या बना दिया? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब समझना बात को, भारी नहीं है ये ज़्यादा। ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय था, इसको एंटेरोकाइनेज ने सक्रिय करके ट्रिप्सिन बना दिया। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों सक्रिय है, एक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में? एक्टिव। ये तीनों सक्रिय है। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बन गया। ये ट्रिप्सिन क्या करता है? काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन बना देता है और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बना देता है, क्योंकि तीनों जो इधर वाले सक्रिय है। ट्रिप्सिन सक्रिय है, काइमोट्रिप्सिन सक्रिय है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सक्रिय है। तो 3 एंजाइम बन गए। अब अपने को काम इन तीनों एंजाइम से आगे की सारी क्रियाविधि ये एंजाइम करेंगे। ये तो सिर्फ एंजाइम बने हैं, ये एंजाइम सक्रिय हुए हैं। अब ये एंजाइम आगे जाकर काम करेंगे। कैसे काम करेंगे समझते हैं, देखना। अग्न्याशय रस में आप देखना, समझना। सबसे पहले प्रोटीन की बात करते हैं। तो जो प्रोटीन है, अब अपने एंजाइम कौन से बने? ट्रिप्सिनोजन से क्या बना? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन वापस से आएगा, इस प्रोटीन पर काम करेगा। किस पर? प्रोटीन पर। साथ के साथ जो काइमोट्रिप्सिनोजन से क्या बना? काइमोट्रिप्सिन, वो भी यहाँ आएगा और ये काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन मिलकर के इस प्रोटीन को पचाएंगे और क्या बना देंगे? प्रोटियोज, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन बन जाएगा। अब ये जो चीज़ है प्रोटियोज प्लस पेप्टोन, ये डाइसेकेराइड है। ओके, सॉरी डाइपेप्टाइड है। ये प्रोटियोज और पॉलीपेप्टाइड है, ये दोनों क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। अब इसके ऊपर कौन काम करेगा? कार्बोक्सी पेप्टाइड, कार्बोक्सी पेप्टाइड, पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और ये इसको क्या बना देगा? इसको डाइपेप्टाइड में बदल देगा, डाइपेप्टाइड। ओके, तो समझना कितना आसान है। हमने 3 एंजाइम सक्रिय किए। कौन कौन से? निष्क्रिय था ट्रिप्सिनोजन, सक्रिय करके क्या बन गया? ट्रिप्सिन। निष्क्रिय था काइमोट्रिप्सिनोजन, सक्रिय होकर क्या बन गया? काइमोट्रिप्सिन। निष्क्रिय था प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, सक्रिय होकर क्या बन गया? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब ये तीनों प्रोटीन को पचा रहे। कैसे? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन मिलकर के प्रोटीन का पाचन करते थे प्रोटियोज और पेप्टॉन्स में। अब प्रोटियोज और पेप्टॉन्स के ऊपर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज काम करता है और क्या बना देता है? डाइपेप्टाइड। देखो हम समझ रहे हैं बात को। कैसे? प्रोटीन का पाचन करके हमको क्या बनाना था? डाइपेप्टाइड। और उससे क्या बनाना था? एमिनो एसिड। तो वही तो कर रहे हैं। तो जैसी रूपरेखा बताई थी इसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो कौन कौन सा किसको बता रहा है? ओके, अब जो रही बात स्टार्च की, स्टार्च का भी यहाँ पर पाचन हो जाता है। देखना, स्टार्च के ऊपर आपने पहले देखा था मुख के अंदर किसका पाचन होता है? स्टार्च का। कितने परसेंट स्टार्च का? 30% स्टार्च का। तो बचा हुआ जो 70% स्टार्च है उसका पाचन आंत में होता है, ग्रहणी में होता है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? सिंपल सी बात है, देखो स्टार्च का पाचन है तो इसका एमाइलेज ही काम करेगा, एमाइलेज। वहाँ पर मुख गुहा में लार वाला था तो लारी एमाइलेज, और यहाँ पर आंत में तो इसको आंतरीय एमाइलेज बोल देंगे या खाली एमाइलेज बोल दो। आंतरीय एमाइलेज काम करेगा। लार मुख के अंदर थी, इसका पीएच कितना था? 6.8। और यहाँ पर अगर आपसे पीएच पूछ ले तो ये पीएच कितना हो जाएगा? तो ये पीएच, आंत का पीएच कितना होता है? इसका पीएच 7.7 से ऊपर होता है, 7.8 होता है। इसका पीएच कितना होता है? 7.8। यहाँ पर भी आप ध्यान रखते हो पीएच कितना है? 7.8। ओके, तो ये आपका पीएच, तो ये क्षारीय पीएच पर काम करे। किस पीएच पर? क्षारीय। ये भी क्षारीय, क्षारीय पीएच पर हो रहा है। अब स्टार्च के पाचन से क्या बनेगा? माल्टोज। तो ये बन गया माल्टोज। ओके, स्टार्च का पाचन हो गया। समझ लिया कितना आसान है। आपने प्रोटीन ली, प्रोटीन को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन तोड़ दिया प्रोटियोज और पेप्टॉन्स में, और इसको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ने किस में तोड़ दिया? डाइपेप्टाइड में। पाचन हो गया, डाइपेप्टाइड बन गया। आगे स्टार्च था तो स्टार्च को किस में बदल दिया? माल्टोज में। मुख में भी स्टार्च था, किस में बदल दिया? माल्टोज में। कितने परसेंट? 30%। बचाओ 70%, आंत में बच गया। ओके, और बात करते हैं अपन, इनके अलावा आपने जो वसा ली होगी पाइसीकृत वसा, तो पाइसीकृत वसा भी होगी। तो इस पाइसीकृत वसा में भी क्या होगा? पाइसीकृत वसा का पाचन होगा। इस पाइसीकृत वसा के ऊपर जो ये लाइपेज काम करेगा। कौन काम करेगा? लाइपेज काम करेगा, लाइपेज। और इसको डाइग्लिसराइड में तोड़ देगा। किसमें? डाइग्लिसराइड। और फिर मोनोग्लिसराइड में। यही लाइपेज वापिस इसको मोनोग्लिसराइड में भी तोड़ देगा। ओके, तो ये आपके तीनों पाचन हो गए। फैट का भी हो गया, प्रोटीन का भी हो गया और स्टार्च का भी हो गया। और आगे बढ़ जाते हैं, इनको एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने भोजन लिया, आमाशय में आया, जितना आमाशय में होना था उधर समझा दिया। इसके बाद आंत में भोजन आया, तो आंत में 3 तरह के रस आते हैं ग्रहणी के अंदर। कौन कौन से? सबसे पहले आता है आपका पित्तरस, आंतरी रस, अग्न्याशय रस। तीनों रस आ रहे थे। तो आपने सबसे पहले पित्तरस से समझा कि पित्तरस कोई भी पाचन नहीं कर रहा है, ये केवल और केवल वसा का पाइसीकरण कर रहा है। फिर आपने समझा अग्न्याशय रस,
तो अग्न्याशयी रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसको जानना जरूरी था। तो अग्न्याशयी रस में आपने क्या समझा, अग्न्याशयी रस के अंदर आपका ट्रिप्सिनोजन होता है जो निष्क्रिय होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है जो निष्क्रिय होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है जो निष्क्रिय होता है। इस ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय होकर के ट्रिप्सिन बनाया जाता है और ये काम कौन करता है, एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज कहाँ से आता है, ये एंटेरोकाइनेज श्लेष्मा की म्यूकोसा से आता है। ये ट्रिप्सिन जब बन जाता है तो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करके काइमोट्रिप्सिन बनाता है और फिर ये ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को सक्रिय करके कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बनाता है। अब ये जो तीन बने हैं, तीन प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाएंगे। प्रोटीन को ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन मिलकर के प्रोटीन और प्रोटीओज और पेप्टोन्स में तोड़ देंगे और फिर इनके ऊपर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज काम करके इसको किस में बदल देगा, इसको बदल देगा डाइपेप्टाइड में। इसी तरह 70% जो स्टार्च बचा था इसको जो आंतरिक लाइपेज होगा ये इसको पचा लेगा, एमाइलेज पचा लेगा और इसको माल्टोज बना देगा। इसी के साथ जो पाइसीकृत वसा होगी इसको लाइपेज पचा लेगा। ओके, और इससे क्या बन जाएगा, डाइग्लिसराइड। तो हमने तीन जो है ये सारे पढ़ लिए, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का पाचन। और आगे बढ़ते हैं, ये किसकी बातें हुई, ये आपके अग्न्याशयी रस में कौन से एंजाइम थे उन्होंने क्या पाचन किया वो बात हुई। अब अपने को और आगे बढ़ना है, क्या बढ़ना है आगे, अब अपने को देखना है कि आपका जो तीसरा वाला बच रहा है आंतरिक रस, ये कैसे पाचन कर रहा है। तो और आगे बढ़ जाते हैं, आंतरिक रस द्वारा पाचन है ना। तो तीसरी चीज अपन पढ़ते हैं अब, आंतरिक रस द्वारा पाचन। समझना आंतरिक रस द्वारा पाचन कैसे होता है। आंतरिक रस को एक नाम दिया जाता है, इस आंतरिक रस को क्या कहते हैं, इसको सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस। ये नाम आपको याद रखना है। आंतरिक रस को किस नाम से जाना जाता है, सक्कस एंटेरिकस के नाम से जाना जाता है। ओके, ये कैसे क्या पाचन करता है देखना। आपने खाया, पचाया, जैसे माल्टोज बन गया। माल्टोज जो बना है ये कहाँ से बना, स्टार्च से। स्टार्च के पाचन से माल्टोज बना ना। अब ये माल्टोज का पाचन होगा, ये माल्टोज को कौन पचाएगा, माल्टोज को पचाएगा माल्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, माल्टेज। और ये माल्टेज कहाँ से आया, इस आंतरिक रस। आगे बात समझ में। तो आंतरिक रस से क्या आया, माल्टेज। और ये माल्टेज इस माल्टोज को पचा देगा और क्या बना देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसके साथ ही सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, जो आप शक्कर समझते हो ना, चीनी, वो है ये सुक्रोज, आपकी घरेलू चीनी। इस सुक्रोज को भी पचाने वाला आएगा सुक्रेज। कौन पचाने वाला आएगा, सुक्रेज। और इसको पचाकर क्या बनाएगा ये, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसी के साथ आपका लेक्टोज होगा, इसको पचाने वाला आएगा लेक्टेज। और ये किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज, अरे भाई ग्लूकोज प्लस गेलेक्टोज। समझना बात को, बहुत प्यारी बात है। माल्टोज, माल्टोज को पचाने वाला माल्टेज, याद रखना आसान है। सुक्रोज को पचाने वाला एंजाइम सुक्रेज, याद रखना आसान है। और इसी तरह से आपका लेक्टोज को पचाने वाला लेक्टेज, याद रखना आसान है। तो माल्टोज के पाचन से क्या बनता है, दो अणु ग्लूकोज। कितने अणु, दो अणु, इसलिए मैंने लिख दिया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो दो अणु ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है, माल्टोज। और बहुत सारे माल्टोज मिलने से क्या बनता है, स्टार्च। ओके, तो ये सारे क्या है, ये डाइसेकेराइड है ना, समझना बात को। इसी तरह से सुक्रोज जो होगा ये किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो सुक्रोज टूट के क्या बना देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसी तरह से एक होता है लेक्टोज, ये लेक्टोज से क्या बन जाता है, ग्लूकोज प्लस गेलेक्टोज बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और बात आपको बता दूं, ये जो लेक्टोज है ना, लेक्टोज, ये इसको दुग्ध शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, दुग्ध शर्करा, यानी दूध में होती है, दुग्ध शर्करा। समझना सारा, दुग्ध शर्करा, शर्करा सही नहीं आया क्या, दुग्ध शर्करा। सुनना, माल्टोज कहाँ से आया, जैसे मैंने बता दिया, आलू खाया, चावल खाया, तो इनमें क्या होता है, ये माल्टोज होता है ना, सॉरी स्टार्च होता है, स्टार्च से माल्टोज आ गया। सुक्रोज कहाँ से आया, आप जो चीनी वगैरह समझ रहे हो ना, चीनी, शुगर, शक्कर, वो सुक्रोज हो गया। लेक्टोज क्या है, आप जो दूध पीते हो, दूध के अंदर प्रोटीन होती है कैसीन, उसका पाचन तो आमाशय में हो गया। और दूध के अंदर शर्करा कौन सी होती है, तो दूध के अंदर शर्करा कौन सी होती है, लेक्टोज शर्करा या दुग्ध शर्करा। ओके, इसको दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने तीन चीज़ें और समझ ली। तो आपका पाचन होकर क्या बन गया, ग्लूकोज, इसमें भी क्या बना, ग्लूकोज, इसमें भी क्या बना, ग्लूकोज। तो आप अल्टरनेटिव बना क्या रहे हो, ग्लूकोज बना रहे हो, या फिर कह सकते हैं इनको मोनोसेकेराइड में अपन तोड़ चुके हैं। तो ये सारे के सारे मोनोसेकेराइड में अब टूट चुके हैं। चलो यहाँ पर हो गया अपना पाचन की क्रिया पूरी, हमने सबका पाचन कर लिया। सबका पाचन करने के बाद अब एक चीज़ और बच रही है, डाइपेप्टाइड। ये डाइपेप्टाइड क्या था, सुनना, हमने प्रोटीन लिए थे ना अभी आँख में, तो उस प्रोटीन को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ने पचाया था और क्या बनाया था, प्रोटीओज और पेप्टोन्स। प्रोटीओज और पेप्टोन्स के ऊपर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ने काम किया था और डाइपेप्टाइड बना था। तो जो डाइपेप्टाइड बच रहा था ना, उसका आगे और पाचन होगा। इसका पाचन कौन करेगा, याद रखना बहुत ही आसान है, डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइड का पाचन कौन करता है, डाइपेप्टाइडेज। और इससे क्या बन जाता है, एमिनो अम्ल। इससे एमिनो अम्ल
बन जाते हैं। ओके, तो डाइपेप्टाइड के पाचन से एमिनो अम्ल यानी प्रोटीन का पाचन भी यहाँ पर पूरा हो गया। तो यहाँ पर तो हमने इन तीनों का पाचन करके कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरा कर दिया, और यहाँ पर हमने किसका पाचन पूरा कर दिया, प्रोटीन का पाचन। अब देखना और क्या बच रहा है आगे, मोनोग्लिसराइड है ना। तो जो मोनोग्लिसराइड होते हैं इन पर भी लाइपेज काम करता है, और ये लाइपेज इनको पचा करके क्या बना देता है, फैटी एसिड, यानी हिंदी में बोलते हैं वसीय अम्ल, वसीय अम्ल। और क्या है, ग्लिसराइड, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसराइड, ये तोड़ दिया, तो इनका पाचन भी पूरा हो गया। तो हमको जो पचाना था हम लास्ट के स्टेप पर पहुंच चुके हैं। हमने बहुलक से एकलक इकाई प्राप्त कर ली, प्रोटीन को भी बचा लिया, फैट को भी बचा लिया, और आपके प्रोटीन को भी बचा लिया, फैट को बचा लिया, कार्बोहाइड्रेट को भी बचा लिया। ये सारी प्रोटीन की क्रिया पूरी होती है। अब एक और चीज़ समझना, यहाँ तक तो आपने जो एग्जाम में देख रखे होंगे क्वेश्चन, अब जो बता रहा हूँ इसका पाचन आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, नॉर्मली बुक्स के अंदर इसका पाचन नहीं दिया होता है, एनसीईआरटी में तो है वैसे, दूसरी आप गाइड वगैरह पढ़ते हो उसमें मुश्किल से मिलता है ना। न्यूक्लिक एसिड का पाचन, न्यूक्लिक एसिड का पाचन कैसे होता है, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कैसे होता है, पहले समझो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। आप कुछ भी खा रहे हो तो कहीं ना कहीं अल्टरनेट रूप से वो एक कोशिका है, सेल है, तो सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब कुछ होगा, लास्ट में केंद्रक होगा, अंदर बीचों बीच केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होगा कि नहीं होगा, तो उसमें न्यूक्लिक अम्ल वगैरह होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक वगैरह आप खाते हैं तो उसमें भी न्यूक्लिक अम्ल होता है, उस न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कैसे होगा, है ना। तो समझना कैसे होगा। न्यूक्लिक अम्ल के पाचन के लिए आपको समझना होगा कि हम जो खा रहे हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन आ जाता है, खाने में बहुत बार क्या आता है, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। ओके, न्यूक्लियो प्रोटीन आ गया। अब इस न्यूक्लियो प्रोटीन को आप खाते हो तो ये आमाशय में जाता है, और आमाशय में इसके ऊपर क्या छोड़ा जाता है, HCl। उस HCl की वजह से ये न्यूक्लिक अम्ल में टूट जाती है, किसमें, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन। ओके, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन दोनों अलग हो गए, जब दोनों जुड़ रहे थे क्या थे, न्यूक्लियो प्रोटीन। अब देखना प्रोटीन का पाचन तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो दूसरी प्रोटीन का पाचन हो रहा है वो इसके साथ होगा, प्रोटीन तो पच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जो न्यूक्लिक अम्ल है, इस न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर एंजाइम काम करता है, न्यूक्लिएज। कौन सा, न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज। तो न्यूक्लिएज एंजाइम काम करता है और क्या बना देता है, चल जा भाई, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। अब देखना है न्यूक्लिएज कौन से हो सकते हैं। ये न्यूक्लिएज या तो डीएनएज होता है, डीएनएज, या फिर ये आरएनएज होता है, डीएनएज या आरएनएज। और ये दोनों कहाँ से आते हैं, ये दोनों अग्न्याशयी रस से आते हैं। कहाँ से आते हैं ये, अग्न्याशयी रस से, अग्न्याशयी रस से। अग्न्याशयी रस से आ रहा है, ठीक है। क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एंजाइम काम करेगा, न्यूक्लियोटाइडेज। कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियोटाइडेज। ओके, न्यूक्लियोटाइडेज काम करके इसको तोड़ देगा न्यूक्लियोसाइड में। किसमें तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड में। इस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर एंजाइम काम करेगा न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। और न्यूक्लियोसाइडेज जो होगा, इस न्यूक्लियोसाइड का पाचन पूरी तरह से कर देगा और नाइट्रोजन क्षार बनेंगे। क्या बनेंगे, नाइट्रोजन क्षार, यानी प्यूरिन और पिरामिडिन जो बनने होते हैं, प्लस शर्करा बनेगी। क्या बनेगी, शर्करा। सुनना, अब थोड़ा ये भारी पड़ जाएगा आपको, समझना पहले क्या होता है। हमारा डीएनए जो होता है ना, वो कैसे बनता है वो समझना। हमारे डीएनए में नाइट्रोजन क्षार होता है, इस नाइट्रोजन क्षार के साथ पेंटोज शुगर यानी कि शर्करा जुड़ती है। शर्करा जुड़ जाती है तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ता है। क्या जुड़ता है, फॉस्फेट, PO4 है ना, तो इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, उसके सामने दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आती है, और इस तरह से हमारे डीएनए का निर्माण होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड से आगे न्यूक्लिक अम्ल बन गया। ओके, तो वो जो है ना, ये तो जुड़ जुड़ के बन रहे थे, अब इसको उल्टा तोड़ो, टूट कैसे रहा है। तो सबसे पहले न्यूक्लियो प्रोटीन थी, इस न्यूक्लियो प्रोटीन के ऊपर किसने काम किया, HCl ने, और क्या बना दिया, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन। अब न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर न्यूक्लिएज एंजाइम ने काम किया। अब न्यूक्लिएज अगर डीएनए होगा तो डीएनएज काम करेगा, और आरएनए होगा तो आरएनएज काम करेगा। और ये कहाँ से है, अग्न्याशयी रस से। तो क्या बन गया, न्यूक्लिएज ने काम किया तो न्यूक्लियोटाइड बना। न्यूक्लियोटाइड के ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज काम करेगा, और क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क होता है, इसमें फॉस्फेट का फर्क होता है। अगर किसी न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पर मैं NS लिख रहा हूँ, न्यूक्लियोसाइड, इसके अंदर आप फॉस्फेट जोड़ देते हो तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब यहाँ से क्या रिलीज हुआ होगा, यहाँ से फॉस्फेट रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ, फॉस्फेट।
ओके, तो अब न्यूक्लियोसाइड के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेज काम करेगा और क्या बनेगा, नाइट्रोजन 4 प्लस शर्करा। ये चीज़ें आपको अभी थोड़ी भारी लगेगी तो इसको छोड़ देना। जब मैं आपको डीएनए वाला चैप्टर समझाऊंगा तो उस डीएनए वाले चैप्टर को समझने के बाद इसका पाचन समझना आसानी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियोटाइडेज है और न्यूक्लियोसाइडेज है ये आंतरिक रस से आया था, ठीक है। ये आग्नेयशीय रस वाला है ना, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, आपके किसी एग्जाम में आया हुआ नहीं है। पर अभी नीट का जो एग्जाम होता है इससे पहले एक एग्जाम होता था आरपीएमटी है ना। तो आरपीएमटी जो होता है ना, आरपीएमटी 2015 में 2 बार हुआ, एक बार होने के बाद वापस से दूसरी बार हुआ, तो जो दूसरा हुआ उसको री आरपीएमटी बोला। उसके अंदर ये क्वेश्चन आया कि डीएनए आरएनए जो होते हैं वो किसका हिस्सा है, आंसर था आग्नेयशीय रस का, है ना। तो इस तरह से ये तो ऐसी नॉलेज के लिए बता दिया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो आरपीएमटी के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें से जो ईजी क्वेश्चन होते हैं वो आरएस पटवारी में देखे गए हैं। जैसे वो इंसुलिन वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था पटवारी के लास्ट पेपर में आया था ना, इंसुलिन वाला क्वेश्चन, वो भी आप आरपीएमटी से उठाया हुआ था, ठीक है। तो आरपीएमटी के क्वेश्चन आरएस पटवारी और राजस्थान के एग्जाम में देखे जाते हैं, और नीट वगैरह के जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो आपको यूपीएससी में कहीं देखने को मिल सकते हैं ना। तो ध्यान रखना, ऐसे बता दिया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आया हुआ क्वेश्चन ही आ सकता है, क्योंकि नया क्वेश्चन तो बना के देंगे नहीं, यहाँ पर आए हुए क्वेश्चन मेडिकल से उठा के इजी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, सीधे रट लेना, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो सीधा रट लो। आग्नेयशीय रस से आता है डीएनए और आरएनए। ओके, ये हो गई आपकी पाचन की सारी क्रियाविधि। आपको पाचन वाला चैप्टर कैसा लगा, थोड़ा सा रिवाइज करके इसको 2 बार 3 बार देखना, क्योंकि मैं पहले से ही बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, ये जो पाचन की मैकेनिज्म है यही सबसे भारी हिस्सा है इस चैप्टर का। और यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं तो साइंस बैकग्राउंड वाले भी एक बार तो थोड़ा सा गलत करने की संभावना हो सकती है। अगर अच्छा सा कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है इसी में, तो फिर अलग बात है, बाकी थोड़ा बहुत वो भी मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसको 1 बार 2 बार देखना वीडियो को, तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।